अदिति, बजट पेश हो चुका है और जो उम्मीदें थी लोगों की, जिस पर लगातार चर्चाएं हो रही थी, वो क्या सफल रहा, असफल रहा, कितनी मुरादें पूरी हुई है, ये बजट पेश हो चुका है और बजट में एक एक बातें पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए शिखा, उम्मीदें क्या थी वो हम डिकोड करके बताएंगे और उम्मीदें कितने पूरी होंगी वो भी हम आज डिकोड करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2047 का जो विजन है उसकी तरफ ये नौवां बजट जो है मोदी सरकार का, नौवां जो स्पीच है निर्मला सीतारमण की, वो जरूर आपको आगे उस लिहाज में बढ़ती हुई नजर आती है। जिसमें आप देखिए कि मछली पालन जो सबसे वो वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग तबका माना जाता है, उनको भी आगे ले गया गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पर आपको प्रभावी नजर आएगा। इससे बड़ी बात है क्योंकि राजनीतिक बात करनी भी जरूरी है, बजट बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार आपने देखा खासा फोकस पश्चिम बंगाल पे भी दिया गया है। नारियल सेक्टर यानी केरला तमिलनाडु अफेक्ट होते हुए भी, और एक रेयर अर्थ मिनरल्स जिसमें खास तौर पे तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा ये राज्य आते हैं, उनको भी दिया गया है। तो इन तमाम चीजों पर आज खुलकर डिटेल। अदिति, अगर सीधा सीधा पूछा जाए और एनालाइज करने की बात हो तो एनालाइजेशन में क्या ये भी प्रमुख तौर पर नजर आता है कि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या फोकस उसी तरफ नजर आया? ऐसा नहीं है, इसमें बहुत अलग अलग लिहाज से देखिए भारत अपने पैरों पर भी खड़ा हो क्योंकि चुनौतियां तो मल्टीपल हैं, लेकिन उसके साथ साथ चिराग कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा सुन लेते हैं। जनता तक सही ढंग से पहुंचाया जाए तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनजर रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, युवाओं को डेफिनेटली इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। बहुत सारे ऐसे संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है जो युवाओं को ट्रेन करने के फोकस से और युवाओं को रोज़गार देने के फोकस से बनाया गया है। जहां पे कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंटेंट क्रिएशन को बाकायदा जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था एज अ प्रोफेशन इन द सोसाइटी, अब वो इस बजट के माध्यम से। लखनऊ से मेरे सहयोगी समय नीलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, आपकी मौजूदगी कहां पर है और लोगों के अंदर इस बजट को लेकर के क्या विचार? पेश हुआ है बजट 2026। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, और चाहे बात किसानों की हो, चाहे दिव्यांगजन की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे सुरक्षा की हो और चाहे चिकित्सा की हो, सभी पे ही पूर्ण ध्यान दिया है माननीय वित्त मंत्री जी ने। और यहाँ तक कि आपके 5 विश्वविद्यालय खोलने की बात हुई है, तो शिक्षा के विषय में भी लोगों का उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है, अपनी ओर ध्यान खींचा है कि उन्होंने ये भी कहा है, बजट में ये भी कहा गया है कि जो निजी विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय खोलना चाहेंगे तो उसमें उनकी मदद की जाएगी। और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो ये है कि महिलाएं जब घरेलू चीज़ें सस्ती होती हैं तो कहीं ना कहीं उनको अंदर से वो प्रफुल्लित ही होती हैं कि उनकी जो एक पॉकेट मनी, जो घर की बचत है, वो बजट सेविंग होगी। तो जूता कपड़ा इस पे ध्यान दिया गया है कि सस्ती हों ये चीज़ें। और यहाँ तक कि किसानों की बात है तो 10 मिलियन परिवार जो हैं, किसान जो हैं, वो नारियल की खेती करते हैं, तो नारियल की खेती के लिए भी उन्होंने प्रयास किया है, उसके प्रसंस्करण के लिए भी प्रस्ताव पारित किया है। काजू, कोको और चंदन की लकड़ी की गरिमा को बरकरार रखते हुए उसके ऊपर भी ध्यान दिया गया है कि चंदन की लकड़ी पे भी इस बार काम किया जाएगा। बायोफार्मा, भारत को बायोफार्मा हब बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप ये नहीं, सर्व समाज और सर्वव्यापी बजट आज पेश हुआ है। इसके लिए माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को हार्दिक साधुवाद, सभी महिलाओं की तरफ से, सभी समाज की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से, और बहुत बहुत कोटि कोटि। मैम, यही सवाल आपसे है कि ठीक है नीलेश, आप बातचीत अपनी जारी रखिए। धनंजय मंडल के पास आपको लिए चलते हैं जो कि रांची में मौजूद है। धनंजय, जरा बताइए लोगों के अंदर क्या प्रतिक्रिया, लोग क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर? देखिए, रांची से अगर बात की जाए तो रांची में लोगों ने बजट को अच्छा कहा कि रांची के लिए भी जो रीन पास है, मनोरोगी जो है उसको डेवलप करने के लिए, जो यहाँ पे CIP सेंट्रल के जो एक हॉस्पिटल उनको डेवलप करने के लिए यहाँ फंड दिया गया। एक साथ एक इंस्टीट्यूट को भी खोला जाएगा और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को ये बजट काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए, एक तरह से जो जिला में भी जो हॉस्पिटल है उसको डेवलप करने की बात की जा रही है, महिलाओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल खोलने की बात की जा रही है। तो तमाम जो स्टूडेंट हैं वो काफ़ी इस बजट को अच्छा बोल रहे हैं। साथ ही साथ जो प्रतिक्रिया आ रही है मिडिल क्लास हो या फिर तमाम जो लोग हैं, देखिए स्टूडेंट लोग हैं, बजट सुन रहे थे, स्टूडेंट से भी बात करते, कैसा रहा बजट में हम लोग यही पता चला है कि बेसिकली इंडिया विल बिकम बायोफार्म हब बनने वाला है, और फिर जितना भी
बस वाला हम लोग का प्लान पता चला है कि 4000 ई बस वगैरह रन करने वाला है। हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और यहाँ तेजपुर में रांची में जो इंस्टीट्यूट वो डेवलप होने वाला है लाइक। और यही मेन तो मिडिल क्लास के लिए अच्छा होगा कि टैक्स रिलैक्सेशन मिला है सबको को कि 12 लाख जिसका भी एनुअल है, ये वाला मेन पॉइंट है कि वहाँ पे हम लोग को 0 टैक्स देना पड़ेगा। और जितना भी डेवलपमेंट होने वाला है एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम में, और जितना हम लोग का मेंटल हॉस्पिटल वगैरह बनने वाला है, तो ये सब पता चला हम लोग को बजट में। शराब और टोबैको वगैरह में ज़्यादा टैक्स लगने वाला है और इम्पोर्ट्स लाइक मेडिसिन पे, लाइक जैसे कैंसर पेशेंट लोग के मेडिसिन पे प्राइस कम होने वाला है। बजट से अब हम सब बता ही दिए, मुझे सॉरी क्या बोलते हैं, बजट से हम लोग ये एक्सपीरियंस गेन मिला कि क्या बोलते हैं बजट हम लोग को बहुत मतलब स्टूडेंट है पढ़ाई में हम लोग रिलेटेड में बहुत काम आएगा। देखिए स्टूडेंट है जो बजट सुन भी रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी का ये सरकार के नौवा बजट को सुन भी रहे थे, तो ये लोगों ने कहा कि सर क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? एक विकसित भारत की तरफ बहुत अच्छा सुंदर बढ़ता कदम है। और अगर मैं बोलूं तो फिस्कल डेफिसिट 4.4% से नीचे रख लेना इन स्पाइट ऑफ ऑल द टैरिफ एंड ऑल द इंटरनेशनल सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत सुंदर है। चूँकि मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, ENT सर्जन हूँ, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ, तो फ्रॉम डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स डू गुड। हमारा बायोमेडिकल फार्मा का जो हब है उसको इंडिया को एक हब बनाने की कोशिश की जा रही है। जो 1,000 के आसपास नए रिसर्च सेंटर डालने की बात हुई है। जो मेंटल हेल्थ जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए निमहैंस 2, उसके अलावा अपनी CIP जो रांची में है उसको स्ट्रेंथन, और बाकी दूसरे जो मेंटल हॉस्पिटल्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई है। लगभग 1.5 लाख नए मल्टीपर्पस ट्रेनी को ट्रेन करने के लिए, ताकि वो लोग जेरियाट्रिक पॉपुलेशंस और बाकी दूसरी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करें, उसके लिए प्रयास किया गया है। 3 नए एम्स के तर्ज पे आयुर्वेद का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सेंटर्स खोलने की बात की गई है। और दवा जो है डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं कि भारत का दुनिया का डायबिटीज़ सेंटर है, भारत सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हमारे यहाँ है, तो डायबिटीज़ की दवा को सस्ती की गई है, कैंसर्स की दवा को सस्ती की गई है, बहुत सारे जो कैंसर्स की दवा है उसको पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया है। चलिए ठीक है धनंजय, लौटती हूँ मैं आपके पास। और देखिए इस समय हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि लोगों के अंदर क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग है इस बजट को लेकर के, और लोग क्या मानते हैं कि बजट पूरी तरीके से उनके हिसाब से परिपूर्ण है या नहीं। तमाम सहयोगियों के पास आपको लेकर चलते एक बार। पलक प्रकाश GIP नोएडा से हमारे साथ है, रंजना इस समय कनॉट प्लेस में मौजूद है, नीलेश से अभी हमारी बात हो रही थी, पंकज राणा देहरादून में मौजूद है, सत्य प्रकाश सोनी मुंबई में है, और धनंजय से भी अभी अभी हमारी बात हुई है। सबसे पहले पलक के पास आपको लिए चलते हैं। पलक, आप जहां मौजूद हैं वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल शिखा, मेरी मौजूदगी है नोएडा सेक्टर 18 का जो मार्केट है वहाँ पर तमाम आम लोगों की मौजूदगी, ऑफिसेज यहाँ पर हैं, तो ऐसे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि बजट हो गया है पेश। अब ऐसे में आम लोगों की राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उनको कितना ये बजट समझ में आया और क्या उनकी उम्मीदें थी, कितना सरकार ने उनकी उम्मीदों को पूरा किया। तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं, एक बार हम बात करने की उनसे कोशिश करेंगे बजट को लेकर। आप लोगों ने बजट देखा आपने? नहीं देखा। चलिए शिखा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं भी इंटरेस्ट रखते हैं, बजट नहीं देखते हैं, कुछ और भी लोग चूंकि यहाँ पर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बात करेंगे बजट को लेकर? अच्छा, आप करेंगे, बताएं आपने देखा बजट? अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको बजट में? मुझे कुछ अच्छा लगा, जैसे पहले गुटखा धक्का आता था, अब वो 12 का हो गया। वो चलिए, सबकी अपनी अपनी शिखा यहाँ पर समस्याएं हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटती हूँ, आप तब तक बातचीत कीजिए। रंजना के पास अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। रंजना, आप इस समय कनॉट प्लेस में है, सबसे ज्यादा हैपनिंग प्लेस है पूरी दिल्ली की, लोगों की क्या राय? बिल्कुल, लोगों की क्या राय है शिखा, सबसे पहले वही जानते हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक शख्स मौजूद है। आपने बजट देखा? बजट देखा, और बजट में कैसा लगा? बड़ा बजट संतुलित है और देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा बजट है। जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का जो कार्य के लिए पहल की है, जिला स्तर पर उसमें सारी चीज़ की है। तो आयात निर्यात को ध्यान में रखते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर जो चमड़े पर किया है, तो बड़ा ही सराहनीय बजट, और इससे देश की गति की अर्थव्यवस्था को मिलने की बूस्ट डोज है। कैंसर की दवाई और डायबिटीज जैसी बीमारी जो लोगों की मांग थी कि कैंसर की दवाई सस्ती होनी चाहिए, उनके लिए आज
कम करने की वो की तो अच्छी पहल है। और इसमें मेरा एक सुझाव हो रहा है कि जो आगे आने वाले में अपने देश में जो चिकित्सा के लिए मारामारी रहती है उसके लिए इंश्योरेंस सेक्टर को थोड़ा इन्होंने सबसे बड़ी बात अदिति यहाँ पर ये है कि लोगों को समझ में आ रहा है, लोग इतने ज्यादा जागरूक हैं कि वो समझ रहे हैं कि कैंसर की दवाई या फिर आवश्यक जो दवाइयाँ हैं वो अगर सस्ती हो जाएंगी तो क्या बेनिफिट होगा, और यही उभरते हुए भारत का एक तरीके से कह सकते हैं प्रतीक है। बिल्कुल शिखा, और सबसे बड़ी बात है देखिए बजट को समझते समझते कुछ 72 घंटे 48 घंटे लग जाते हैं। उसकी जो बारीकी है, जो मिडिल क्लास जो आम जन है उसके स्पेसिफिक क्या चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आती हैं। फिर भी इतनी जागरूकता लोगों में कि बजट ख़त्म होते ही उनको ये पता है कि जो बड़ी 7 ऐसी बीमारियां हैं, लाइलाज बीमारियां, उनकी जो दवाइयां हैं उसको सस्ता करने का काम सरकार ने किया है। इसके साथ साथ खास तौर पे देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है यहाँ पर होता नजर आया। मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ कि वित्त मंत्री ने कार्बन कैप्चर उपयोग और भंडार, जिसे कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज कहा जाता है, वो तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। उससे होगा क्या, मैं आपको ये समझा देती हूँ। दरअसल इससे बिजली सेक्टर में, इससे स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज और केमिकल्स, ये सारे सेक्टर में नौकरियां बढ़ने वाली हैं। तो आप समझिए, जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं कि कैसे युवाओं की नौकरियां बढ़ेंगी, तो ये वो सेक्टर्स हैं जहां पर काम बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, निवेश बढ़ रहा है तो नौकरियां बढ़ेंगी। टूरिज्म सेक्टर में बढ़ेंगी। एक 10 लाख किसान ऐसे हैं साउथ वाले इलाके के खास तौर पे, जो नारियल के लिहाज से जो उत्पादन और उसका जो एक्सपोर्ट है, जो आपने देखा होगा कि आज दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, बॉम्बे, दूर दराज के इलाके में भी नारियल पानी लोगों को पीना होता है। ये किस तरीके से, तो उसका खेती को लेकर इतना चीज़ें दी गई हैं। साथ में रेलवे का बहुत बड़ा इसमें फोकस किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंची भी हैं और धीरे धीरे 24 घंटे में जब पहुंचेंगी तो उनको अपना इंडिविजुअल फायदा भी नजर। टैक्स को लेकर की भी चर्चा हो रही थी अदिति। इस सवाल का मैं आपसे जवाब लूंगी, क्योंकि हम भी जहां मौजूद होते हैं वहां पर टैक्स का जिक्र जरूर होता है कि टैक्स में क्या बदलाव होगा, ये लोगों के जहन में था। लेकिन इस बार के बजट में टैक्स का जिक्र नहीं हुआ है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं टैक्स में कोई फायदे की बड़ी बात कोई सामने नहीं आई है। इसका मैं जवाब लूं उससे पहले मुंबई लिए चलते हैं। सत्यप्रकाश सोनी वहां पर मौजूद है। सत्यप्रकाश, मुंबई में जो कि एक तरीके से बिजनेस का पूरा हब है, कारोबार की शुरुआत मुंबई से होती है और कहते हैं कि रूट बाय रूट और सी रूट के माध्यम से भी मुंबई बहुत ज्यादा लाइवली होता है। वहां लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं बजट को लेकर? देखिए शिखा जी, विकसित भारत के सपनों वाला यह बजट है और हर कोई यह सपना देख रहा है कि हमारा जो भारत है वो विकसित भारत होगा। लेकिन इस बजट से उम्मीदें भी लोगों को बधी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपक जोशी जी हैं। दीपक जी, आम जनमानस को अगर देखा जाए तो किस तरह का एक्सपेक्टेशन है और कैसा बजट रहा है? बजट बहुत बढ़िया है। मैक्रो लेवल पर अगर आप देखने को जाओ तो जो इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ वो मैच होते हैं और बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस के लिए भी उन्होंने जो काम किया है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो एमएसएमईज़ हैं उनके लिए 4 सेक्टर में 4 पॉइंट्स निकाले हैं, 4 व्यवस्था की गई है। एक व्यवस्था उसमें से ये है ट्रेड्स की, जो ट्रेड का एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जो पेमेंट्स इमीडिएटली एमएसएमई को ट्रांसफ़र करता है। वो प्लेटफॉर्म को अब जेम के साथ, जो गवर्नमेंट की ई परचेजिंग प्लेटफॉर्म है, उसके साथ मैच कर रहे हैं। तो जैसे ही जेम पे सेल होगा वो ट्रेड को पता चलेगा और ट्रेड्स वाला प्लेटफॉर्म जो है वो आपको पैसे देने के लिए इमीडिएट पेमेंट करेंगे। तो आपका जो पेमेंट साइकिल है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, वो बहुत कम हो जाएगी। तो छोटे लोगों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप आम जनता की बात कर रहे हैं तो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें कोकोनट, कैशू और उनके लिए बहुत सारे प्रबंध किए हैं। जो हमारे मेन क्रॉप्स के जिसके ऊपर इकोनॉमी पर डिपेंडेंट है वो सारे किए गए हैं। और वैसे जीएसटी में तो उन्होंने अभी थोड़े टाइम पहले ही पूरे रिवाइज कर दिए हैं चीज़ें, तो उसमें तो एक्सपेक्टेड नहीं था ज़्यादा कुछ। और एक नया देखा जा रहा है कि आयुष और आयुर्वेद के साथ नारियल को लेकर बड़ा सरकार का फोकस रहा है, उसके पीछे की क्या मकसद है? आयुष और जो आयुर्वेद है उनके लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं और आई थिंक 15 के से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स खोलने जा रहे हैं।
कोकोनट तो बिकॉज की कोकोनट में वैल्यू एडिशन हो जाए, उसका एक्सपोर्ट होए और उसकी मार्केट बढ़े, बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट। सत्यप्रकाश, आप बातचीत जारी रखिए। अदिति, टैक्स रिजीम को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। जब भी बजट पेश होता है लोगों के दिल में एक तरीके से ये उम्मीद होती है कि हो सकता है टैक्स स्लैब में फिर से कोई बदलाव होगा। इस बार टैक्स स्लैब में बदलाव की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हाँ कुछ पॉजिटिव प्रावधान जरूर किए गए हैं, जैसे कि टैक्स फाइल करना ईजी करना, रिटर्न को लेकर के जो पैरामीटर्स हैं वो सेट किए गए हैं। इसे आप कैसे देखते हैं और क्या ये उम्मीद थी कि इस बार नहीं होगा कुछ? बिल्कुल नहीं होगा, ये उम्मीद थी नहीं कि होगा, क्योंकि इस बार फील गुड फैक्टर जो टैक्स रिबेट का होता है वो था ही नहीं। दूसरी बड़ी बात है, अभी हाल ही में हुआ है जीएसटी और टैक्स को लेकर काफी स्लैब्स चेंज, इसलिए कि हाथ में पैसा है, कंज्यूमर इकोनॉमी बढ़ेगी। अब देखिए, एक बात समझने की जरूरत है, ना तो सरकार के पास जगह थी टैक्स में रिबेट देने की। जब निर्मला सीतारमण भाषण दे रही थी तो उन्होंने एक बात के लिए कहा कि मैं इस बार उम्मीद करती हूं कि जो डेफिसिट है ये कम होगा, चाहे 1% ही हो, 4.4 से 4.3 का उन्होंने कहा। अगर टैक्स में छूट देते तो वो डेफिसिट का गैप बढ़ जाता। पहली बात। दूसरी बात है कि इस बार का ये, जब भी चुनाव होते हैं ऐसा अक्सर कहा जाता है तो पॉपुलर बजट होता है ऐसे वाला जिसमें छूट दी जाती है, फील गुड फैक्टर। इस बार रिफॉर्म वाला है, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होंगे, तो इस बार रिफॉर्म के हिसाब से सिस्टम को थोड़ा सिस्टमैटिक और स्टेबल करने के लिए ये सब चीज़ें दी गई हैं। इस बार टैक्स को लेकर नहीं था, ना जगह थी सरकार के पास, क्योंकि अब उनको बैलेंस बनाना है। एक ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दें, इसलिए उन्होंने कहा कि अब जो लोग कई बार लैप्स कर देते हैं, टैक्स नहीं दे पाते, तो उनके ऊपर अब आप ज़्यादा पैसे भर के अपने आप को उससे बचा सकते हैं, आपके अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो सरकार चाहती है, सरकार की आमदनी ही टैक्स है। और अब हम धीरे धीरे दूसरी आमदनियां जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब को खड़ा करना, और हमको साथ साथ में क्या है, गरीब तबके को मजबूती बनाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर हम समझते नहीं, एक बार आपने जनता को कुछ दे दिया आप वापस नहीं ले सकते। आपने 80 करोड़ लोगों को जो वो दिया है फ्री मुफ्त का खाना, वो कई बार आप क्यों देते हो? आपदा में देते हो, कोरोना आ गया देनी पड़ी, पर क्या कोरोना के जाने के बाद हम वापस ले पाए? एक बार आपने जनता को कुछ दे दिया, वापस नहीं, फ्री बीज जैसे बोलते हैं। अब वो कई बार आपकी जरूरत चुनाव के लिए भी होती है, तो फ्री बीज मिला लीजिए, आप तमाम चीजें मिला लीजिए। इस बार टैक्स का कोई भी जगह भी नहीं थी सरकार के पास, और ये रिफॉर्म वाला बजट है जो लॉन्गर टर्म में बेटर रिजल्ट्स लाएगा। तो अगर आपको नौकरियां चाहिए, ये जनता को मैं कह रही हूँ, अगर आपको एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, ट्रैफिक, सड़कें, पानी, बिजली सब चाहिए, तो फिर टैक्स कई बार देना पड़ता है। हर बार हम उस फील गुड फैक्टर का इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो देखिए, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का ये पूरा बजट रहा है और फोकस है 2047 तक, फोकस है तीसरे पायदान तक पहुंचने पर। सर्वेश सिंह पटना से हमारे साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं, क्योंकि बिहार भी कहीं ना कहीं इस बार सेंटर ऑफ फोकस रहा है, मछली उत्पादन के क्षेत्र में मिथिलांचल का पूरा एरिया है, पूरा बिहार है जो कि काफ़ी आगे रहता है अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड भी और पूरे भारत के लिहाज से भी। ऐसे में उनके लिए जो कुछ सुविधाएं हो सके वो सरकार की तरफ से दी गई हैं, क्या वहाँ पर ये फील गुड फैक्टर आपको नजर आ रहा है? शिखा, देखिए, बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में है और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऋषि जायसवाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि लोक लुभावन बजट नहीं है, आम लोगों के लिए कुछ खास इसमें। बजट अब लोक लुभावन नहीं होगा, अब जो भी होगा कि इंडिया का ग्रोथ के लिए हो रहा है। अब हम लोग का एक प्लान ग्रोथ है कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बने, उसी को लेकर जा रहा है। अब आपको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स 4-4, 5-5 नया मिला है, ये क्या कम है क्या? क्यों? क्योंकि जो आपका जो एक्सपोर्ट होगा, सब कुछ प्लान हो रहा है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। जो भी ये जो अभी जो जैसे मान लिया हम लोग को कॉन्स्टेंट है मिनरल्स का, वो जो क्या नाम है, स्पेशल मिनरल्स जो है वो सबका बहुत शॉर्टेज है, तो उसके लिए आपको पॉलिसी बनी है। शेयर मार्केट गिर गया बजट के। शेयर मार्केट तो गिरा है क्योंकि जो फेड रिजर्व यूनाइटेड स्टेट्स का उसका जो वो चेंज हुए हैं, इसलिए वो क्या नाम है, एक बजट आया इसमें यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकारों के माध्यम से तो 12वां बजट है, लेकिन वित्त मंत्री द्वारा नवा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ये विकसित भारत 2047 का बजट पेश है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर विशेष फोकस किया गया। खास करके बजट की जो दिशा और लक्ष्य है, वो लक्ष्य भारत को सशक्त भारत की तरफ ले जाने का है, जिसमें आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया गया है,
सभी वर्गों के साथ जनता के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर भारत को बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में विनिर्माण क्षेत्रों के लिए रणनीतिक विकास की दृष्टि से पर्याप्त धनराशि का प्रबंधन किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल स्थलों का विकास किया जाएगा, जिसमें 1000 ट्रायल स्तर बनेंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर एआई के सेक्टर का बड़ा पैमाने पर राज्य के देश के विकास के साथ में हमारा मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। वस्त्र उद्योग के सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, जिससे राज्यों को लाभ मिलेगा। 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों का विकास और खासकर इसके लिए 5000 करोड़ का प्रबंधन करने का व्यवस्था की गई। छोटे शहरों में भी तीर्थ स्थलों का विकास करने का पर्याप्त ध्यान दिया गया है। केयर इकोसिस्टम के माध्यम से बुजुर्गों का इलाज सही समय पर हो जाए, इसका प्रबंधन भी किया है। देश के प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास बनाने का निर्माण, ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम है। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, इसके भी पर्याप्त प्रबंधन किए गए हैं। इससे कई वैश्विक देशों की चुनौतियों से निपटने में भी हमारी सरकार सक्षम होगी। गंभीर बीमारियों के लिए दवाई सस्ती करके ये सच। पंकज राणा देहरादून से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। पंकज, वहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और बजट से क्या मिला, क्या समझ आया और किन चीजों की उम्मीद थी? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ अनिल गोयल जी हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लंबे समय से ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उसके लिए, उद्योगों के लिए, लघु उद्योग के लिए, बड़े उद्योग के लिए क्या कुछ मिला है और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? मतलब देखिए 2026-27 का ये जो बजट आया है बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। इसमें आधारभूत सुविधाओं की बात की गई है। पूंजीगत व्यय जो कैपेक्स जिसे हम बोलते हैं वो बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया। मुझे लगता है कि उससे जो आधारभूत स्ट्रक्चर है, आधारभूत हमारी योजनाएं हैं, उसमें बहुत बड़ा वो मिलेगा। इसके अलावा जितनी तरह का यातायात ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ वो है, एमएसएमई के लिए विशेष योजनाएं दी गई हैं, कस्टम्स को रिलैक्स किया गया है, इंपोर्ट को सुविधाजनक बनाया गया है, बहुत सी रिटर्न्स में पेनल्टी क्लॉज हटाए गए हैं, बहुत से ऐसे हमारे रिटर्न्स के टाइमिंग्स होते हैं जिसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। एमएसएमई के लिए एक बैकअप प्लान तैयार किया गया है कि इंडस्ट्री मरे नहीं। जो आज की डेट में जितने एक्सीडेंट इंडस्ट्री, एमएसएमई विशेष तौर पे उस सेक्टर के लिए। चलिए ठीक है पंकज, आप बातचीत जारी रखिए, लौटेंगे आपके पास। और देखिए इस समय बजट पेश हो चुका है और अब चर्चाएं हो रही हैं कि इस बजट से किसको फायदा हुआ है और क्या उम्मीदें थी और उम्मीद पर क्या सरकार खरा उतर पाई है।